प्यारे अभ्यर्थियों नमस्कार। सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आर पे स्टडी फीवर में। तो सभी अभ्यर्थी ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से। शिक्षण अभिरुचि की महत्वपूर्ण क्लास को शुरू करने वाले हैं बहुत ही जल्द। जी हाँ दोस्तों, BSTC के अंदर आपको मालूम होना चाहिए 50 प्रश्न शिक्षण अभिरुचि से पूछे जाते हैं, जो कि दोस्तों 150 नंबर के होते हैं। एक प्रश्न दोस्तों आपका 3 नंबर का होता है, तो एक एक प्रश्न दोस्तों ये महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप एक भी प्रश्न को सही करते हैं तो दोस्तों पूरे 3 नंबर आपको मिलेंगे। और 3 नंबर दोस्तों बहुत ज़्यादा होते हैं, कम नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो 50 प्रश्न आपके आते हैं और शिक्षण अभिरुचि से दोस्तों एक प्रश्न आपका गलत नहीं होने दूंगा, ठीक है ना। बस आपको क्लासेज ज्वाइन करते रहना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी जितने भी मेरे भाई बहन BSTC 2022 की तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम देने वाले हैं, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बिना किसी देर को जल्दी से क्लास को शुरू करने वाले हैं। तो सभी ज्वाइन हो गए हैं लगभग, जो भी आएंगे वो क्लास को बैक करके देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक झगड़ालू एवं आक्रामक प्रवृत्ति के होते हैं। इसका कारण क्या है आपको बताना है कि लड़के जो है लड़कियों की अपेक्षा अपेक्षा जो है ज्यादा झगड़ालू और आक्रामक होते हैं, आपको मालूम है। तो क्यों ऐसा होता है? पहला ऑप्शन है सामाजिक प्रत्याशाओं के कारण, शारीरिक संरचना, आकार एवं ऊर्जावान होने के कारण, अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन के कारण, या फिर चौथा है उपर्युक्त सभी के कारण। देखिए दोस्तों, थोड़ा टाइम आपको देखने को मिलेगा ताकि आप ऑप्शंस को पढ़ सके और अच्छे से आंसर दे पाए। देखिए दोस्तों, लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक झगड़ालू एवं आक्रामक प्रवृत्ति के होते हैं। काफी बच्चों के आंसर सही आए हैं, तो जिनके गलत आए वो एक बार देख लीजिएगा। देखिए पहला ऑप्शन है सामाजिक प्रत्याशाओं के कारण, बिल्कुल ये सही आंसर है, ठीक है ना। सामाजिक प्रत्याशाओं के कारण ऐसा देखने को मिलता है। दूसरा है शारीरिक संरचना, आकार एवं ऊर्जावान होने के कारण, यानी कि जो लड़कों का शरीर होता है, आकार होता है, ऊर्जा होती है, वो लड़कियों से ज्यादा होती है, इसी कारण ऐसा होता है, ठीक है ना। तीसरा है अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित हार्मोनों के कारण, ठीक है ना। जो लड़कों से जो हार्मोन निकलते हैं और लड़कियों की अपेक्षा मजबूत होते हैं, इसी कारण ये देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों तीनों ऑप्शन आपके सही है, इसलिए चौथा ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त सभी के कारण। इसलिए जिस किसी ने भी चौथे ऑप्शन को सही किया उनका सभी का करेक्ट हो जाएगा। काफी सारे अभ्यर्थियों ने सही किया है, तो आपका यह सही हो जाएगा, उपयुक्त तीनों के कारण ऐसा देखने को मिलता है। तो उम्मीद करता हूं यह प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर जल्दी से बढ़ते हैं। दूसरा देख लेते हैं, उस नेता को अच्छा माना जाता है जो, ठीक है ना, कौन से नेता को अच्छा माना जाएगा आपको यह बताना है। ऑप्शंस की बात करें, समूह के प्रेरकों को संतुष्ट कर सके, समूह की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, समूह को की सेवा करे, या फिर समूह की सदैव प्रशंसा करे। देखिए सबसे बेहतरीन आंसर को आपको सेलेक्ट करना है। काफी सारे अभ्यर्थी जो 2 नंबर दिलाएगा उसको सेलेक्ट करेंगे, कोई 1 नंबर को सेलेक्ट करेगा, लेकिन जो 3 नंबर आपको दिलाएगा उसी को आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। तो उस नेता को सबसे अच्छा माना जाएगा, किस नेता को? देखिए ऑप्शंस की बात करें, समूह के प्रेरकों को संतुष्ट करे, ये अच्छा आंसर है, बेहतरीन आंसर है। जो समूह के जो प्रेरक होते हैं उनको संतुष्ट अगर कर देता है तो वो एक अच्छा नेता माना जाएगा। दूसरा है समूह की आवश्यकताओं की पूर्ति करे, ये भी अच्छा है, लेकिन दोस्तों ये आपको 3 नंबर नहीं दिलाएगा। तीसरा है समूह की सेवा करे, केवल सेवा करना है दोस्तों एक अच्छे नेता का जो है गुण नहीं माना जाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। चौथा है समूह की सदैव प्रशंसा करे, ये तो आपको 0 नंबर दिलाएगा, क्योंकि दोस्तों समूह की सदैव प्रशंसा नहीं की जा सकती। अगर समूह के कर्मचारी जो है, जो व्यक्ति उसमें शामिल है, अगर वो गलत करते हैं तो उनकी जो निंदा भी की जा सकती है, तो सदैव उनकी प्रशंसा नहीं की जा सकती। ये तो आपको चौथा ऑप्शन जो है 0 नंबर दिलाएगा। देखिए जो समूह के प्रेरकों को संतुष्ट कर पाए अपने कार्यों के द्वारा, अपने परिणामों के द्वारा, तो उसी को है सबसे अच्छा नेता माना जाएगा, ठीक है ना। तो यही आपका सबसे बेहतरीन आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन जिस किसी ने भी सही किया उन सभी का करेक्ट हो जाएगा। तो जल्दी से बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, यदि छात्र आपकी बात नहीं समझ पा रहे हैं तो, यदि कोई छात्र, आप एक शिक्षक है और कोई छात्र आपकी बात को समझ नहीं पा रहा है तो आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। दूसरा, आप छात्रों पर दोषारोपण करेंगे। तीसरा है अन्य विधि से समझाने का प्रयास करेंगे। चौथा है उदाहरणों द्वारा सरल व सुगम शिक्षण देने का प्रयास करेंगे। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, सभी को आंसर देना है, सभी को आंसर देना। दोस्तों शिक्षण अभिरुचि में 150 नंबर के प्रश्न आते हैं और 150 में से दोस्तों 130 प्लस आप आसानी से ला सकते हैं, और लगभग इतने प्रश्न आपके सही भी होते हैं, ठीक है ना। 130 प्लस आसानी से ला सकते हैं। और तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, यदि छात्र आपकी बात नहीं समझ पा रहे तो उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। ये तो दोस्तों सीधा सीधा गलत हो जाएगा। एक शिक्षक का कर्तव्य होता है कि बच्चों को जो समझ में ना आए वो उन्हें वापस समझाए, 2-3 बार, जितने भी बार समझ में ना आए तो उन्हें उनके हाल पर नहीं छोड़ा जा सकता, ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा है आप छात्रों पर दोषारोपण करेंगे, ये भी गलत हो जाएगा।
आप छात्रों पर दोषारोपण बिल्कुल नहीं कर सकते। भले ही छात्रों को समझ नहीं आ रहा है, वो समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, लेकिन पूरा कर्तव्य शिक्षक का बनता है कि वो छात्रों को समझाए, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा है दोस्तों, अन्य विधि से समझाने का प्रयास करेंगे, ये सही है। अगर कोई किसी बात को समझाने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप दूसरी विधि का प्रयोग करके वो बात समझाने का प्रयास करेंगे, ये सही है। लेकिन दोस्तों चौथा ऑप्शन देख सकते हैं आप, उदाहरणों द्वारा सरल और सुगम शिक्षण देने का प्रयास करेंगे। दोस्तों क्या आपको इससे बेहतरीन कोई आंसर दिख रहा है इसमें? मुझे तो नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। मुझे तो इसमें सबसे बेहतरीन आंसर यही लग रहा है, चौथा। तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा जो आपको 3 नंबर दिलाएगा। उम्मीद करता हूं सब समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों, यदि अध्यापक छात्र के प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हो तो उसे चाहिए कि वह, यानी कि कोई बच्चा एक टीचर से सवाल करता है और टीचर को वो सवाल नहीं आता है, उस सवाल का जवाब नहीं आता है, तो क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है उसे कह देना चाहिए कि वह प्रश्न ही गलत है। दूसरा ऑप्शन है कह दे कि वह जानकारी प्राप्त करने के बाद उत्तर देगा। तीसरा है कक्षा में उसका उत्तर देने का प्रयास करेगा। चौथा है छात्रों को गृह कार्य में दे देगा। तो जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों, एनालिसिस के साथ मैं बताऊंगा कौन सा इसका बेहतरीन आंसर होगा। पहले आप आंसर बताइए, उसके बाद मैं बताऊंगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, सभी को आंसर देना है। चलिए ऑप्शंस को पढ़ते हैं। देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है कहे कि प्रश्न ही गलत है, ये तो गलत हो जाएगा दोस्तों। किसी बच्चे ने आपसे प्रश्न किया है और आपको वो नहीं आता है, तो आप क्या गलत साबित कर देंगे? बिल्कुल नहीं कर देंगे, ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा है कहे कि वह जानकारी प्राप्त करने के बाद उत्तर देगा। बिल्कुल दोस्तों यही इसका सटीक आंसर होगा। अगर आपको उस समय जो है उस प्रश्न का आंसर नहीं मालूम है, तो आपको बच्चों से कहना है कि इसकी जानकारी प्राप्त करने के बाद मैं आपको अच्छे से आंसर बता दूंगा, यही आप करेंगे। बाकी को भी देख लेते हैं। तीसरा है कक्षा में उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। क्यों भाई, अगर आपको उसका उत्तर आ ही नहीं रहा है तो क्या फिर गलत उत्तर भी दे देंगे? जी नहीं, गलत उत्तर आप नहीं दे सकते, उसका सटीक आंसर आप पता करके ही देंगे। चौथा है छात्रों को गृह कार्य में दे देगा। क्यों भाई, छात्र नहीं तो आपसे प्रश्न क्या है, तो आप वापस छात्र को ही गृह कार्य कैसे दे सकते हैं? इसलिए यह भी गलत हो जाएगा। सबसे बेहतरीन काम आप करेंगे, अगर आपको कोई प्रश्न का आंसर नहीं आ रहा है तो दोस्तों आप कहेंगे बच्चों से कि वह इसकी अच्छी जानकारी प्राप्त करने के बाद उत्तर देगा। तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, विद्यालय के प्रधानाचार्य के प्रति अन्य अध्यापकों का तिरस्कार भाव होना चाहिए। सदैव, कभी नहीं, प्राय नहीं, या फिर कभी कभी। मतलब जो अध्यापक होते हैं, क्या प्राचार्य के प्रति तिरस्कार भाव होना चाहिए, यानी कि अपमानजनक बातें उनके बारे में करनी चाहिए, उनके जो है बेइज्जती वगैरह जो जो भी तिरस्कार भाव में सम्मिलित होते हैं, तो उनके संबंधों के बारे में बताना है। क्या उनका तिरस्कार सदैव करना चाहिए, या कभी नहीं करना चाहिए, प्राय नहीं करना चाहिए, या फिर कभी कभी करना चाहिए? जल्दी से बताइए। देखिए बहुत ही बढ़िया आंसर है, सीधा सीधा आपको बताना है। देखिए दोस्तों, अध्यापकों का कर्तव्य है अपने प्राचार्य की रेस्पेक्ट करना, क्योंकि वो तो उनसे बड़े होते हैं ना। बच्चों का कर्तव्य होता है अपने अध्यापकों की रेस्पेक्ट करना, अध्यापकों का कर्तव्य होता है अपने प्रधानाचार्य की रेस्पेक्ट करना। तो दोस्तों बिल्कुल कभी नहीं उनका तिरस्कार किया जा सकता है। सीधा सीधा आपका आंसर होगा कभी नहीं, ठीक है ना। उनका तिरस्कार कभी भी नहीं किया जा सकता है, इसलिए दूसरा ऑप्शन बिल्कुल बिना किसी प्रॉब्लम के आप इसे सही कर देंगे। तो जल्दी से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है शिक्षक के रूप में बालिकाओं को प्रोत्साहित करेंगे। आप एक शिक्षक है तो बालिकाओं को आपके विद्यालय में जो पढ़ती है उन्हें कैसे प्रोत्साहित करेंगे? ऑप्शंस देखिए, स्वावलंबी बनने के लिए। दूसरा है उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तीसरा अपनी प्रतिभा प्राप्त करने के लिए। चौथा है विवाह करने के लिए। देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बताऊंगा क्या होगा इसका आंसर। सिर्फ आपको क्लास को एंड तक वॉच करना है। जितने भी मेरे भाई बहन बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी में इस क्लास को शेयर कर दीजिए। देखिए ऑप्शंस को पढ़ते हैं। शिक्षक के रूप में बालिकाओं को प्रोत्साहित करेंगे किस प्रकार से? चौथा ऑप्शन देखें, सबसे पहले विवाह करने के लिए। देखिए दोस्तों, आप पहले ऑप्शन से भी शुरू कर सकते हैं, दूसरे से भी कर सकते हैं, चौथे ऑप्शन से भी शुरू कर सकते हैं। आपको केवल नेगेटिव आंसर को जो है हटाना है और सबसे बेहतरीन आंसर को सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम चौथे ऑप्शन से शुरू करते हैं, विवाह करने के लिए। ये आपको पूरे 0 नंबर दिलाएगा। विवाह करने के लिए आपको प्रोत्साहित नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये तो सबसे 0 नंबर आपको दिलाएगा, आपको भी मालूम है। और तीसरा ऑप्शन देखिए, अपनी प्रतिभा प्राप्त करने के लिए। दूसरा है उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए। देखिए दोस्तों, जब तक पहला आंसर नहीं होगा ना तब तक ये दोनों भी नहीं प्राप्त किए जा सकते। जब तक एक बालिका स्वावलंबी नहीं होगी, अपने आप पर आत्मनिर्भर नहीं होगी, अपने पैरों पर खड़ा नहीं होगी, तब तक ना तो वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकती है, ना ही अपनी प्रतिभा को प्राप्त कर सकती है। इसलिए दोस्तों, जब तक पहला आंसर ठीक नहीं होगा ना, जब तक वो स्वावलंबी नहीं बनेगी, तब तक ना तो वो उच्च शिक्षा प्राप्त करेगी, ना अपनी प्रतिभा। तो दोस्तों इन सबको हटाते हुए पहला आंसर सबसे बेहतरीन आंसर होगा। शिक्षक के रूप में बालिकाओं को आप स्वावलंबी बनने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों अच्छे से समझ गए होंगे। पहला आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, पर्यावरण शब्द के अर्थ में शामिल नहीं है। पर्यावरण शब्द के अर्थ में क्या शामिल नहीं है आपको बताना है। इसका भी सीधा सीधा आंसर आपको बता दिया जाएगा। पर्यावरण का भौतिक व सामाजिक पक्ष, पर्यावरण का मनोवैज्ञानिक पक्ष,
चारों ओर का वातावरण, या फिर चौथा ऑप्शन है पर्यावरण से जुड़े इतिहासवेता। यानी कि पर्यावरण शब्द की अगर आप परिभाषा माने तो उस परिभाषा में कैसे शामिल किया जा सकता है, ठीक है ना, वही आपको बताना है। जैसे अधिगम आपसे पूछे, अधिगम किसे कहते हैं, तो सीखने की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। सीखने की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। तो अधिगम में क्या शामिल है, सीखना शामिल है। तो इसी प्रकार आपको बताना है पर्यावरण शब्द में क्या शामिल नहीं है। देखिए दोस्तों, पर्यावरण का भौतिक व सामाजिक पक्ष ये तो इसमें शामिल है। दूसरा है पर्यावरण का मनोवैज्ञानिक पक्ष, ये भी इसकी परिभाषा में शामिल है। तीसरा है चारों ओर का वातावरण, ये तो आप बचपन से पढ़ रहे हैं परिभाषा की, चारों ओर के वातावरण को पर्यावरण कहते हैं, इसलिए ये भी सही होगा। दोस्तों, पर्यावरण अर्थ में जो शामिल नहीं है वो हो जाएगा पर्यावरण से जुड़े इतिहासवेता, ठीक है ना। इसे जो है पर्यावरण शब्द के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता। हालांकि जब पर्यावरण का अध्ययन करते हैं ना तो उसके इतिहासवेताओं को जो हम पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे पर्यावरण शब्द के अर्थ के बारे में पूछा गया तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए जल्दी से। एक ही विधि से शिक्षण करना विद्यार्थियों के ऑप्शंस की पढ़ते हैं। शारीरिक विकास के लिए घातक हो सकता है, सर्वांगीण विकास के लिए बाधक हो सकता है, विषय संबंधी बहुविध जानकारी में बाधक हो सकता है, या फिर शिक्षक के प्रति संभाव रह सकता है। एक ही विधि से शिक्षण करना विद्यार्थियों के लिए क्या नुकसानदायक होगा, उनको क्या नुकसान होगा, इससे आपको बताना है। जल्दी से आंसर बताइए। देखिए बहुत ही बेहतरीन आंसर आपको बताना है, सबसे आंसर जो सटीक होगा 3 नंबर दिलाने वाला। देखिए चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी तरह की क्लासेस आपको आगे भी देखने को मिलेगी और इस चैनल की प्लेलिस्ट पे भी आपको मिल जाएगी। देखिए एक ही विधि से शिक्षण करना शारीरिक विकास के लिए ये बाधक कैसे हो सकता है, देखिए मुझे बताइए दोस्तों। शारीरिक विकास के लिए घातक कब होगा, जब आप खेल नहीं खेलोगे, ठीक है ना। तो शारीरिक विकास उसमें शामिल है। एक ही विधि से शिक्षण करना यानी उसमें पढ़ाई शामिल है, तो शारीरिक विकास का इससे कोई लेना देना नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा है सर्वांगीण विकास के लिए बाधक हो सकता है। सर्वांगीण विकास में दोस्तों शारीरिक विकास भी शामिल है, मानसिक विकास भी शामिल है, तो शिक्षण के द्वारा आप ये सभी शामिल नहीं कर सकते, तो सर्वांगीण विकास का भी इसमें गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है शिक्षक के प्रति संभाव रह सकता है, यह भी गलत हो जाएगा। सबसे करेक्ट आंसर होगा दोस्तों विषय संबंधी बहुविध जानकारी में बाधक हो सकता है। अगर आप एक ही विधि से किसी सब्जेक्ट में शिक्षण कार्य करवाएंगे तो दोस्तों इससे विषय संबंधी बहुविध जानकारी में यह बाधक हो सकती है चीज, इसलिए यही इसका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, आपके किसी साथी के द्वारा प्रबंधक तथा आपके बीच मतभेद हो जाते हैं तो आप क्या करेंगे। प्रश्न कह रहा है दोस्तों, मान लीजिए आप में क्लास को में भी देखने को मिलता है कि तीन व्यक्ति है, तो इस व्यक्ति की वजह से दोस्तों इन दोनों में क्या हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। इस व्यक्ति के कारण इन दोनों में झगड़ा हो जाता है। तो यही प्रश्न पूछा गया है कि आपके किसी साथी के द्वारा प्रबंधक और आपके बीच मतभेद हो जाते हैं तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन पढ़े, ज्ञात होने के बाद साथी की पिटाई कर देंगे, जिस साथी ने आपके बीच मतभेद उत्पन्न किया उसकी पिटाई कर देंगे। दूसरा है मतभेदों के कारण जानेंगे। तीसरा है साथी से इस संबंध में बात करेंगे कि उसने ऐसा क्यों किया। चौथा है कुछ भी नहीं करेंगे। तो सीधा सीधा आंसर है, आपको जवाब देना है। इस प्रश्न का भी अगर आपको आंसर मालूम नहीं है तो दोस्तों बहुत मुश्किल हो जाएगा अपना सिलेक्शन लेने के लिए। पहला ऑप्शन है ज्ञात होने के बाद साथी की पिटाई कर देंगे, ये तो सरासर गलत हो जाएगा। पिटाई आप क्यों करेंगे भाई, पहले आप मतभेदों के कारण जानेंगे, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। मतभेदों के कारण जानेंगे कि कौन सी वजह ऐसे रही है जिसके कारण उनमें आप में मतभेद उत्पन्न हो गए। चौथा कह रहा है कुछ भी नहीं करेंगे, यह भी गलत हो जाएगा। तीसरा साथी से इस संबंध में बात करेंगे। दोस्तों बात आप पहले नहीं करेंगे, बात आप बाद में करेंगे जब आप उसके मतभेदों के कारण जान लेंगे, ठीक है ना। ये दोनों आंसर सटीक है, ये दोनों करेक्ट है, लेकिन दोस्तों ये जो ऑप्शन है ये इसके बाद आएगा, ठीक है ना। तो सबसे करेक्ट आंसर होगा मतभेदों के कारण जानेंगे, जो आपको 3 नंबर दिलाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है प्राचार्य द्वारा शिक्षक के श्रेष्ठ कार्यों की प्रशंसा की जानी चाहिए, कहां पर की जानी चाहिए। अगर कोई शिक्षक श्रेष्ठ कार्य करता है तो मतलब अच्छा परिणाम देता है या फिर कोई और अच्छा काम करता है तो उसकी प्रशंसा किस प्रकार की जानी चाहिए। पहला है सामूहिक आयोजनों में, दूसरा स्कूल मीटिंग में, तीसरा प्रार्थना स्थल पर, चौथा अकेले में। कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सीधा सीधा मैं आपको आंसर बताऊं। देखिए शिक्षक का जो विद्यालय में संबंध होता है दोस्तों उसके बच्चों से होता है, ठीक है ना, बच्चों से होता है। बाकी से उन्हें कोई लेना देना, इस समाज से कोई लेना देना नहीं है, अपने परिवार वालों से कोई लेना देना नहीं है, समाज के व्यक्तियों से कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों अध्यापक का जो संबंध होता है वो सबसे ज्यादा बच्चों के साथ होता है। इसलिए जो भी श्रेष्ठ कार्य, ठीक है ना, अगर कोई शिक्षक श्रेष्ठ कार्य करता है तो दोस्तों वो उसके बच्चों के सामने ही तो लाना चाहिए ना, बच्चे के सामने ही तो वो बताएगा। और बच्चे कहाँ पर होते हैं दोस्तों, प्रार्थना स्थल पर होते हैं। सभी बच्चे कहाँ शामिल होते हैं, प्रार्थना स्थल पर होते हैं। तो प्राचार्य का ये कर्तव्य बनता है कि अगर कोई शिक्षक श्रेष्ठ कार्य करता है तो दोस्तों प्रार्थना स्थल पर ले जाके उस शिक्षक की जो है प्रशंसा की जानी चाहिए। बाकी स्कूल मीटिंग में दोस्तों टीचर बच्चे नहीं आते हैं, वो पेरेंट्स आते हैं, तो इसमें भी आप नहीं कर सकते। सामूहिक आयोजनों में भी कर सकते हैं और अकेले में भी तो आप कर भी नहीं सकते, क्योंकि इससे आपको टीचर जो है प्रोत्साहित नहीं होता है।
तो इस प्रार्थना स्थल पर जहाँ पर सभी टीचर मौजूद हो, प्राचार्य मौजूद हो, सभी बच्चे मौजूद हो, वहां पर आपको शिक्षक की प्रशंसा करनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, आपका अध्यापक बनने के पीछे प्रमुख मकसद क्या है। यह सभी अध्यापकों के लिए जरूरी है, जितने भी छात्र छात्राएं आगे चलकर अध्यापक बनना चाहते हैं। तो आपका अध्यापक बनने के पीछे प्रमुख जो मकसद है वो क्या है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है ट्यूशन द्वारा अधिक धन प्राप्त करना, दूसरा है जीविकोपार्जन हेतु, तीसरा समाज में अच्छे नागरिक तैयार करना, चौथा है शिक्षण व्यवसाय से जुड़े रहना। देखिए बहुत ही बढ़िया आंसर है, सभी को आंसर देना है। और ये प्रश्न आपके आगे भी काम आ सकता है, जब भी आप टीचर बनेंगे तो आपसे अगर आपसे पूछे कि टीचर बनने के पीछे आपका मकसद क्या रहा है, तो आपको यही आंसर देना है। चलिए ऑप्शंस को पढ़ते हैं, सभी आंसर भी दे रहे हैं। पहला है ट्यूशन द्वारा अधिक धन प्राप्त करना, ये तो सरासर गलत हो जाएगा। आपका मकसद केवल ट्यूशन प्राप्त करना और अधिक धन प्राप्त करना नहीं है। और दूसरा ऑप्शन भी यही कह रहा है, केवल जीविकोपार्जन है तो आप टीचर नहीं बने। केवल जीविकोपार्जन हेतु थोड़ी बन रहे हैं आप बन रहे हैं दोस्तों समाज में अच्छे नागरिक तैयार करना, बच्चों का सर्वांगीण विकास करने के वास्ते, ठीक है ना। तो इसी कारण आप अध्यापक बनना चाहते हैं, तो तीसरा ऑप्शन इसका सटीक आंसर होगा। चौथा है व्यवसाय से जुड़े रहना, शिक्षण व्यवसाय से जुड़े रहना, यह भी गलत हो जाएगा। एक अध्यापक का दोस्तों कर्तव्य होता है बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, बच्चों में समाज में जो है अच्छे नागरिक तैयार करना, जो कि आगे चलकर युवा पीढ़ी को संभाल सके। तो यही सबसे बेहतरीन आंसर होगा। उम्मीद करता हूं सभी ने यही सही किया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों, प्राय शिक्षक उन बालकों के प्रति अधिक सहानुभूति का प्रदर्शन करते हैं जो होते हैं। प्राय जो शिक्षक होते हैं कौन से बालकों के प्रति अधिक सहानुभूति प्रदर्शन करते हैं। ऑप्शंस की बात करें, उनके व्यक्तिगत संबंधों से परे, यानी कि जो भी उनके रिश्तेदार है उनसे जो अलग होते हैं, ठीक है ना, उनसे जुदा जो होते हैं पर्सन, जो दूसरे व्यक्ति होते हैं उनसे। दूसरा है निकटस्थ संबंधी, यानी कि जो रिलेशन वाले हैं, जो कजन्स होते हैं। तीसरा है विकलांग, चौथा है सामान्य। कौन सा करेक्ट हो जाएगा। अधिक सहानुभूति की बात हो रही है। देखिए दोस्तों, सामान्य जो लोग होते हैं ना, उनके तो सिर्फ सहानुभूति होती है, अधिक सहानुभूति उनके नहीं होती है। जो सभी बच्चों में होती है वो भी सहानुभूति उनमें होती है, तो ये तो गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन है उनके व्यक्तिगत संबंधों से परे और निकटस्थ संबंधी। दोस्तों ना तो संबंधी इसमें आएंगे, ना संबंधी से दूसरे अलावा जो भी पर्सन होंगे वो इसमें आएंगे, ठीक है ना। तो ये भी गलत हो जाएगा। दोस्तों आपको मालूम है जो विकलांग होते हैं उनके लिए दोस्तों सभी में दया का भाव होता है, ठीक है ना, दया का भाव होता है। इसलिए जो शिक्षक होते हैं वो भी विकलांग लोगों के प्रति अधिक सहानुभूति रखेंगे। सीधा सीधा आपको आंसर देना है, विकलांग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी शिक्षक को समाज में सम्मान कब मिल सकता है। कोई शिक्षक है उसे समाज के द्वारा अधिक सम्मान कब मिल सकता है। ऑप्शन पढ़े, जब वो खूब ट्यूशन पढ़ाता हो, ये तो इसी समय गलत कर दीजिए, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, इसी समय गलत कर दीजिए। ट्यूशन का जब भी नाम आता है। दूसरा, जब वो मानसिक रूप से स्वस्थ हो, तो मानसिक रूप से स्वस्थ होने पर कोई कैसे सम्मान दे सकता है। ये तो आपको ही सोचना है कि मानसिक रूप से अगर कोई सही है, स्वस्थ हो, तो उसे सम्मान कैसे मिल सकता है, उसने तो कोई कार्य भी नहीं किया। तीसरा, जब वो समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने का प्रयास करता हो, यही सबसे करेक्ट आंसर होगा। जब वो समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने का प्रयास करता हो तो समाज में उसे सम्मान मिलता है, ठीक है ना। अगर वो स्कूल में कोई अच्छा कार्य करता है तो स्कूल में उसे सम्मान मिलेगा, और समाज में अगर कोई अच्छा कार्य करेगा तो उसे समाज में जो है सम्मान मिलेगा। तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। चौथा ऑप्शन है वह समाज के लिए कभी कभी कार्य करता हो, यही सही आंसर है, लेकिन ये करेक्ट आंसर नहीं है बिल्कुल। करेक्ट आंसर नंबर 3 वाला है, जब वह समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने का प्रयास करता है तभी उसे समाज में क्या मिलता है, सम्मान मिलता है। इसलिए यही इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं जल्दी से। विद्यालय कार्य के अतिरिक्त आप क्या करना चाहेंगे, यानी कि मान लीजिए आपका शिक्षण कार्य विद्यालय में कार्य जो है 7 बजे से लेकर 1 बजे तक है, 1 बजे तक है, तो उसके अलावा आप क्या करेंगे। यानी ये तो हो गया विद्यालय टाइम, विद्यालय टाइम के अलावा आप क्या करेंगे, यही आपसे पूछा गया है। पहला है छात्रों का कल्याण कार्य करेंगे, छात्रों की व्यक्तिगत ट्यूशन लेंगे, तीसरा राजनीति में सक्रिय भाग लेंगे, चौथा है समाज का कार्य करेंगे। जल्दी से आंसर बताइए। विद्यालय कार्यकर्ती का एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे। देखिए दोस्तों, चौथा ऑप्शन है समाज का कार्य। समाज का कार्य करेंगे आप, बिल्कुल करेंगे, लेकिन दोस्तों शिक्षक का जो मेन कर्तव्य होता है वो बच्चे होते हैं, ठीक है ना, बच्चे होते हैं, समाज बाद में आता है। तो इसमें अगर आप बच्चों का ऑप्शन है तो वो करेक्ट होगा, ये भी सही मान सकते हैं, लेकिन इसमें दोस्तों बच्चों का भी ऑप्शन दे रखा है, वो सही होगा। तीसरा है राजनीति में सक्रिय भाग, ये तो गलत हो जाएगा। एक शिक्षक के पद पर आप कार्य करते हुए राजनीति में कैसे हिस्सा ले सकते हैं। दूसरा है छात्रों की व्यक्तिगत ट्यूशन, ट्यूशन का मैंने बोला जब भी ये ऑप्शन है वो गलत कर दीजिए। छात्रों का कल्याण करिए, दोस्तों शिक्षक के लिए छात्र भगवान है, छात्र के लिए शिक्षक भगवान है, ठीक है ना, इन दोनों में रिलेशन सही है दोस्तों, अच्छे नागरिकों का निर्माण होता है। तो ट्यूशन मतलब विद्यालय कार्य के अतिरिक्त आप क्या करेंगे, तो छात्रों का कल्याण कार्य करेंगे। किस प्रकार से करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे, और भी कई कार्य होते हैं जो कि छात्रों के कल्याण के लिए किए जाते हैं, इसलिए यही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आज की क्लास का यह होने वाला दोस्तों अंतिम प्रश्न है, ठीक ना। शिक्षण अभिरुचि में इतने ही प्रश्न एक क्लास में सही हो सकता है, क्योंकि वैसे क्लास लंबी हो जाएगी, और आपको अगर प्रश्न का लॉजिक मालूम हो जाए, एनालिसिस मालूम हो जाए, तो कैसा भी प्रश्न एग्जामिनर बना दे आपको मालूम हो जाएगा आंसर।
अगला है शिक्षक जब कक्षों में बच्चों को डांटता है तो इससे क्या होता है। शिक्षक अगर किसी कक्षा में बच्चों को डांटता है तो इससे क्या परिणाम निकलता है। कक्षा में शोर नहीं बचाता है। दूसरा, शिक्षक के प्रति आदर बढ़ जाता है। तीसरा, बच्चे एक दूसरे को सुधारने लग जाते हैं। चौथा, भविष्य में अच्छे बच्चे उसकी डांट से बचना चाहते हैं। इससे क्या परिणाम होता है। पहला ऑप्शन है दोस्तों, कक्षा में शोर नहीं मचाता है, ये गलत हो जाएगा। दूसरा, शिक्षक के प्रति आदर बढ़ जाता है। देखिए दोस्तों, अगर कोई आप किसी बच्चे को डांटेंगे तो उसके प्रति आदर बढ़ेगा या फिर निरादर बढ़ेगा। अगर कोई शिक्षक आपको मारता है, पीटता है, तो उसके प्रति आदर बढ़ेगा या फिर निरादर बढ़ेगा। आदर तो बढ़ ही नहीं सकता, तो ये तो गलत हो जाएगा। तीसरा, बच्चे एक दूसरे को सुधारने लग जाते हैं, ये अच्छा आंसर है कि जब शिक्षक बच्चों को डांटते हैं तो वो सुधारने लग जाते हैं एक दूसरे को। लेकिन दोस्तों, अगर उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ गया तो वो दोस्तों अपने आप को बिगाड़ भी लेते हैं। मान लीजिए कोई शिक्षक आपको पीटता है तो वो बच्चे क्या करते हैं, बदले में गालियां देने लगते हैं शिक्षक को, या फिर कोई अश्लील हरकतें करने लगते हैं। तो कभी कभी सुधरते भी हैं, कभी कभी नहीं भी सुधरते, इसलिए सबसे अच्छा आंसर ये नहीं होगा। चौथा ऑप्शन है, भविष्य में अच्छे बच्चे उसकी डांट से बचना चाहते हैं, ये सबसे करेक्ट होगा। अगर आप के सामने किसी बच्चे को आप डांटते हैं तो जो बच्चे होते हैं वो क्या सोचते हैं कि मैंने अगर कोई गलती की तो वो ये शिक्षक जो है मुझे भी डांटेंगे, इसलिए बच्चे क्या करते हैं, उसकी डांट से बचना चाहते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए 1 से लेके 5 तक के बच्चों की बात हो रही है। 1 से लेके 5 तक के बच्चों की बात हो रही है। बड़े बच्चे तो डांट से बचना नहीं चाहते, वो तो और अश्लील हरकतें करेंगे। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करेंगे, कक्षा में अगर किसी बच्चे को आप डांटते हैं तो वो सोचेंगे कि शिक्षक मुझे भी डांट सकता है, पीट सकता है, इसलिए वो क्या करेंगे, जो होते हैं बच्चे उसकी डांट से, टीचर की डांट से बचना चाहेंगे। तो यही सबसे करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको मालूम चल गया होगा अच्छा आंसर। तो यहाँ पर दोस्तों शिक्षण अभिरुचि के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की बीएसटीसी 2022 के लिए उनकी क्लास आज समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। सभी भाई बहनों में इस क्लास को शेयर कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलते हैं किसी और नई क्लास में। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। तो लेते हैं अलविदा, धन्यवाद।